चुनावी यात्रा हमारी जारी है और चुनावी यात्रा आज ऐसी जगह पहुंची है जहां के एक ऐसे शख्स हैं, मसीहा कहें, बाहुबली कहें या क्या कहें, ये तो आप डिसाइड कीजिए। लेकिन उसी क्षेत्र से यहाँ पे जदयू उम्मीदवार हैं निखिल मंडल जी। निखिल मंडल जी हैं तीर से, उन्होंने कमाल संभाली हुई है यहाँ की, और तीर इस बार कितना काम करता है ये तो हम उन्हीं से जानेंगे। सो इस वक्त मेरे साथ है निखिल मंडल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप एक युवा हैं और युवा होने के साथ साथ अगर आप कोई राजनीति में आते तो जिम्मेदारी वैसे ही बहुत बढ़ जाती है। तो क्या लगता है इस बार की ये जो जिम्मेदारी आपने संभालने का जो कोशिश कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी मिली नहीं है आपको, क्या लगता है कितनी कामयाब हो पाएगी? देखिए, राजनीति मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं 20 साल पहले जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तब भी स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ा और जीता भी। तो ये 20 साल पहले जब छात्र जीवन में था तब से ये राजनीति के तहत मैं लोगों तक पहुंचता हूं और सामाजिक जीवन जी रहा हूं पहली बार। ऊपर से घर परिवार से भी, मैं जिस पॉलिटिकल फैमिली से हूं तो बचपन से इसी माहौल में रहा हूं, तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से पिछले 5 साल से मैं प्रवक्ता था, तो पार्टी के दायित्व को संभाल रहा था और पार्टी ने विश्वास करके मुझे मधेपुरा विधानसभा से टिकट दिया है लोगों तक पहुंचने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए। अपनी ओर से लगातार कोशिश कर रहा हूं और टिकट तो ये 10 दिन पहले की बात है, उससे पहले भी मैं लगातार मधेपुरा विधानसभा में था, घूम रहा था और मुझे पूरा विश्वास है जिस कदर लोग अपना आशीष, प्यार, प्रेम और आशीर्वाद दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है, और बहुत जमाने बाद अगर मधेपुरा की बात की जाए तो शायद दशकों बाद किसी युवा को मौका मिला है, तो निश्चित रूप से एक युवा वर्ग में भी एक अलग कहिए कि जोश है, अलग एक उत्साह है कि एक युवा को एक लीड करने का मौका मिला। तो मुझे लगता है सबका आशीर्वाद है, तो ज़रूर ये जिम्मेदारी अगर मुझे मिलेगी तो अपने पुराने एक्सपीरियंस से और जो पार्टी और जो सरकार की जो नीति है उसे ज़मीनी हकीकत में बदल के ज़रूर मैं कामयाब हूँ। आपने अभी कहा कि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, तो इसमें एक सवाल बड़ा उभर कर आता है कि जो नेता होते हैं वो अपने बच्चों को बड़े दूर रखते हैं राजनीति से, और आप उसमें आगे आए, क्या वजह रही है इसकी? देखिए, मैं जब दिल्ली में था तो फर्स्ट टाइम छात्र जीवन के तहत मैं राजनीति में आया। उसके बाद मैं नौकरी में गया और 2005 में मैंने अपनी बैंक की नौकरी छोड़ करके वापस मधेपुरा में आया और तब मैंने जेडीयू ज्वाइन किया। प्राथमिक सदस्य से लेके जितनी सारी जिम्मेदारियां हैं वो निभाते हुए मैं निश्चित रूप से यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये एक सच्चाई है कि घर परिवार के लोग, चाहे पॉलिटिकल बैकग्राउंड के घर हों या आम जन के लोग हों, कोई भी अपने बच्चों को पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहता। ये एक फैक्ट है। उसका कारण ये है कि एक कोई सर्टेनिटी नहीं है कि क्या होने जा रहा है। दूसरी तरफ एक माहौल बन गया है कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोग नहीं जाते। तो मेरा मानना है कि अगर पॉलिटिक्स में एक समय के लिए अगर मान लें कि अगर कुछ गंदगी है तो गंदगी को सफाई तभी की जा सकती है जब यूथ आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे और अधिक से अधिक ऐसे लोग आएंगे जो कि कुछ क्रिएटिव, डेवलपमेंट और प्रोग्रेसिव माइंड के होंगे। तो निश्चित एक समय के लिए अगर मान लें कि अगर कुछ गंदगी है तो गंदगी को सफाई तभी की जा सकती है जब यूथ आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे और अधिक से अधिक ऐसे लोग आएंगे जो कि कुछ क्रिएटिव, डेवलपमेंट और प्रोग्रेसिव माइंड के होंगे। तो निश्चित रूप से मेरी ये प्रयास है और मैंने ये सोच भी रखा है कि अगर मुझे मौका मिलता है मधेपुरा से, अगर मुझे प्रतिनिधि बनने का यहाँ का मौका मिलता है, तो निश्चित रूप से ऐसे यूथ की भी मैं टीम बनाना चाहूँगा कि जो कि डेवलपमेंट को लेकर के बात करें, फोकस्ड रहें अपने एजेंडे को लेकर के और एक नई यूथ के लीडरशिप को डेवलप किया जा सके। आपने कहा पॉलिटिकल बैकग्राउंड, वो किस पार्टी से रहा है? मैं पार्टी की क्या बात है, मेरे दादाजी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार बीपी मंडल साहब, जिन्होंने मंडल कमीशन लिखा जिसको लेकर के लोग, आप लोग सभी को जानते हैं, मंडल कमीशन, तो वो मेरे दादाजी रहे हैं। और निश्चित रूप से बीपी मंडल या मंडल कमीशन ने 90 के बाद पूरे देश की राजनीति को बदल दी, पहली बात। दूसरी बात कि 2005 में जब मैं आया तो मेरे पिताजी चुनाव लड़ रहे थे और वो जेडीयू से 2 दफ़े यहाँ एमएलए भी रहे। तो एक बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड निश्चित रूप से है और पिताजी भी जेडीयू से ही लड़े, दो टर्म जीत करके यहाँ मधेपुरा विधानसभा से ही उन्होंने एज इन पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने के, लड़के होने के नाते आपको नहीं लगता ये बहुत आसान था आपके लिए पार्टी में आना? मैं 15 साल पहले मैंने ये पार्टी ज्वाइन की थी। अगर आसान होता तो 15 साल नहीं लगता मुझे, 5 साल में ही मुझे सब कुछ मिल जाता। 15 साल पहले मैंने कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन किया, 2016 के 31 जनवरी को मैं प्रवक्ता तक पहुंचा और आज 2020 में आकर के मैं कैंडिडेट बन रहा हूं। तो अगर 15 साल भी अगर किसी को बहुत कम लगता है तो मैं कुछ नहीं कहता, मैं ही जानता हूँ कि मुझ पर क्या गुजरा है और 15 साल में यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे कितना मेहनत करना पड़ा। तो मतलब राजनीति में मेहनत भी लगती है क्योंकि देखने को नहीं मिलती। ये तो कहने वाली बात है कि नेताओं को बस देख लिया जाता है कि हाँ, इतने सारे फैसिलिटीज़ में जीत के चले गए ये, लेकिन उससे पहले
जो ये जो सीढ़ी है वहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत है वो जो करते होंगे वही जानते होंगे। अच्छा, मेरे एक मिनट, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ मैं एक चीज़ मैं रोकना इसलिए चाहूँगी कि आपने कहा दिख जाता है कि नेता क्या करते हैं, मतलब उनकी फैसिलिटीज़ बैक का नहीं दिखता। तो बैक में जो वो करते हैं आगे निकालते हैं ना, फिर जनता के पास तो जाते नहीं ना। नहीं, नहीं, अगर ऐसा होता देखिए वो कुछ उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन इस प्रदेश में भी आप कई मानते हैं कि कुछ उदाहरण नहीं, हो नहीं, सकते नहीं, हैं? बिल्कुल कुछ उदाहरण हैं बहुत से करप्शन चार्जेस। मेरे तो सामने के विपक्ष के जो लोग हैं उन्हीं पे ही इतने सारे करप्शन चार्जेस हैं, तो वो तो है नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जब जुडिशरी ने जब आपको प्रूव कर दिया है, आप बेल पे हैं या तमाम तरह के आरोप लगे हुए हैं, घोटाले किए हुए हैं, तो वो तो है, ऑब्वियस है, उस तरह के भी लोग हैं। लेकिन इसी समाज में सभी तरह के लोग हैं, और अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं तो भले ही आप एक बार जीत जाएंगे, लगातार नहीं जीतेंगे। आप इसी कोसी इलाके में 3 व्यक्ति के नाम लेता हूं मैं। एक आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव हैं, आपको सुपौल से विजेंद्र यादव जी हैं, दिनेश चंद यादव जी हैं। ये लोग पिछले पे लगातार नहीं जीतेंगे। आप इसी कोसी इलाके में 3 व्यक्ति के नाम लेता हूं मैं। एक आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव हैं, आपको सुपौल से विजेंद्र यादव जी हैं, दिनेश चंद यादव जी हैं। ये लोग पिछले 25-30 साल से लगातार जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि काम कर रहे हैं, जनता का भरोसा है। तभी एक बार जीतना ठीक है, आप पार्टी के बदौलत या नए फेज के बदौलत आप स्टैब्लिश हो सकते हैं एक बार, लेकिन लगातार 20-25 साल लड़ना यानी कि जीतना, यानी कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। ये मेरा मानना है। हाँ, दैट्स नाइस। आई थिंक ये भी एक चीज होती है कि अगर आप काम कर रहे हो तो जनता आपको खुद चुनती है। दूसरी चीज, आपके ही साथ मसीहा और बाहुबली दोनों कहे जाने वाले जो पप्पू यादव जी हैं वो यहाँ से खड़े हैं। पहले सांसद, फिर सांसद की, इस बार तो उनकी जीत हुई नहीं तो उन्होंने विधायक पे ही चलो हाथ आजमा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं, आसान होगी जीत? देखिए, लगता है कितनी मुश्किल होगी? मैं अपने मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा हूँ, जो लोकल इश्यूज हैं, और मैं लगातार पिछले 5-7 साल से मैं लगातार इस क्षेत्र में रहा हूँ। और जो एनडीए का जो अपना एक मैनिफेस्टो है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तहत हो या नीतीश कुमार जी के तहत हो, विकास का जो एक मॉडल है, डेवलपमेंट का जो मॉडल है, और जो हम मैनिफेस्टो हमने तैयार किया था 2015 में भी, 7 निश्चय या शराबबंदी, उसे हमने ज़मीनी हकीकत में बदला। और आगे जो एक कमिटमेंट है, लोगों को एक विश्वास है कि ये एनडीए का जो गठबंधन है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों या मुख्यमंत्री जी, जो कहते हैं वो करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने सारा चीज़ 100% अचीव कर लिया, लेकिन हमने ज़रूर कोशिश किया है। संभवतः बहुत से अलग अलग विभाग में हमने 100% भी अचीव किया है, बहुत से काम बचे हुए हैं। तो निश्चित रूप से लोग अगर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं तो काम के लिए चुनते हैं, विकास के लिए चुनते हैं। और निश्चित रूप से पप्पू जी हों या शेखर जी हों, अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका अपना मैनिफेस्टो है। मैं उन पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, अपने सरकार की बात कर रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि पप्पू जी को भी लोगों ने देखा है, शेखर जी को भी पिछले 10 साल से लोगों ने देखा है, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, और क्या स्थिति है वो जनता भली भांति जानती है। मुझे मालूम है कि मुझे जिस तरह से प्यार, सम्मान, आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे ज़रूर मौका मिलेगा। आप बच नहीं रहे हैं बयानों से? नहीं, बयान से बचना क्या, मैं अपना काम करूंगा। या बयान में जिनको बयानवीर बनकर के चुनाव लड़ना है वो उनको मुबारक हो। बयान देना, और वैसे तो मैं खुद ही 5 साल से प्रवक्ता हूं तो बयान ही दे, लेकिन अभी इस चुनावी माहौल में मैं अपने काम के प्रति फोकस ज़्यादा करेंगे, फोकस हूँ। राइट। बयान देने के लिए तो बहुत समय है, और बाकी जिनको बयान देना है वो दे रहे हैं, तरह तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि आज के डेट में अगर कोई ये सोचता है कि जनता को कुछ इस तरह के बयान, या कहें कि वैसा जो कि चटपटा बयान देकर के आप उन्हें भरमा लेंगे, निश्चित रूप से ये गलतफहमी के शिकार लोग होंगे। जनता आज के डेट में बहुत समझदार है, और पहले से सब कुछ सोच रखी है। सभी ने सारे जनता ने ये सोच रखा है कि किसे क्या वोट करना है, किसे वोट देने से शहर में शांति रहेगी, किसे वोट देने से शहर में शांति रहेगी, मधेपुरा में शांति रहेगी, किसे वोट देने से काम करेंगे, और कौन घोटाले वाले लोग। ये भी कहा जा रहा है कि जो जो आपने ज़मीनी हकीकत की बात की है शराब को लेकर के, ये कहीं उल्टा दिखाई पड़ रहा है। नहीं, देखिए, उल्टा नहीं दिख रहा है। आप जो जिस ट्रैक पे आप ले जाना चाहते हैं, निश्चित रूप से शराबबंदी है, लेकिन हमारे समाज में ही बहुत से इस तरह के लोग हैं जो रूल्स को तोड़ते हैं। और रूल्स को तोड़ते हैं तो वो आप लोग भी रिपोर्टिंग करते हैं, कहीं पे ट्रक के खेप पकड़ाए जाते हैं, थाने में पकड़ाए जाते हैं, गाँव में पकड़ाए जाते हैं। निश्चित रूप से हमारे बीच में ही गलत करने वाले लोग हैं, और उसी के लिए सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस होता है, उस पर कार्रवाई होती है। तो स्पष्ट रूप से हमने एक कोशिश की, सरकार ने एक कोशिश की, लेकिन आम जन मिल के, अगर जैसे शराबबंदी या कोई भी इस तरह की जागरूकता के तहत जो काम होता है, तो उसमें सबकी भागीदारी जब तक नहीं होगी तब तक वो पूर्णतः सफल नहीं होगा। लेकिन मैं शराबबंदी को लेकर के जरूर कहूँगा कि घर में, किसी भी घर में महिलाएं की बात करें, बहनों की बात करें, तो निश्चित रूप से वो खुश हैं, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका भाई, उनका पति या घर के कोई लोग शराब का सेवन करें।
तो हमें ये सपोर्ट मिलता आ रहा है, लगातार मिलता आ रहा है। और जो आप कह रहे हैं लोग आज भी शराब पी रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें मैं झुठला नहीं सकता, क्योंकि अगर शराब की खेप आ रही है तो पकड़ाई जा रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से आ रही है। लेकिन साथ ही साथ कार्रवाई हो रही है, इसको भी आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। जी जी। आपके एजेंडे क्या है मधेपुरा को लेकर के? देखिए, जो गवर्नमेंट के जो अपने एजेंडे हैं, मैनिफेस्टो हैं, एनडीए हैं, वो अपने हैं। उसके अलावा जो लोकल इश्यूज़ हैं, लोकल इश्यूज़ को लेके अगर आप घूमे होंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे कूड़े कचरा, थोड़ी गंदगी, नाले में निकास की समस्या है यहाँ पे। यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी है, थोड़ा सेशन को लेकर के प्रॉब्लम है, वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया। स्टूडेंट्स को लेकर के, या बहुत से ऐसे योजना, क्योंकि मैं प्रवक्ता रहा हूँ 5 साल, तो बहुत से ऐसे गवर्नमेंट के योजना है, सब्सिडी के तहत आप फैक्ट्री खोल सकते हैं, आप स्टार्टअप प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत से लोगों को शायद जानकारी के अभाव में कुछ नया अपने खुद से स्टार्ट करने की कोशिश नहीं करते। तो मैं ज़रूर जागरूकता के साथ ऐसे युवा को आगे लाना चाहूँगा जो मधेपुरा से हों, अपना कुछ स्टैब्लिश करें, ताकि ना सिर्फ खुद रोजगार मिले बल्कि 10 लोगों को और भी रोजगार। प्रवक्ता के तौर पर ये तो झुटलाए भी नहीं जा सकते कि टक्कर लेने वाला आपसे कोई है नहीं अभी, क्योंकि आप प्रवक्ता रहे हैं। लेकिन एक सवाल और मेरा कि मैं बहुत लोग इंटरव्यू लिए हैं, कंटिन्यू मेरी यात्रा पटना से लेकर स्टिल अभी चल ही रही है और अभी चलनी ही है लगभग, जब तक थर्ड फेज खत्म नहीं हो जाता, मतलब लास्ट तक। एक और सवाल कि अक्सर लोग बिजली, पानी, मुद्दे ये सब लेके चलते हैं, सफाई का ध्यान क्यों नहीं आता? क्या ये उनका काम नहीं है? देखिए, अगर मैं पर्टिकुलर मधेपुरा की बात करूं तो निश्चित रूप से अगर सफाई की बात आए तो नगर निगम का वो प्राइमरी जो फोकस जो होता है। एक्चुअली इसलिए मैंने पूछा कि मैंने जेडीयू के बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है, बहुत, लेकिन स्टिल अभी चल ही रही है और अभी चलनी ही है लगभग, जब तक थर्ड फेज खत्म नहीं हो जाता, मतलब लास्ट तक। एक और सवाल कि अक्सर लोग बिजली, पानी, मुद्दे ये सब लेके चलते हैं, सफाई का ध्यान क्यों नहीं आता? क्या ये उनका काम नहीं है? देखिए, अगर मैं पर्टिकुलर मधेपुरा की बात करूं तो निश्चित रूप से अगर सफाई की बात आए तो नगर निगम का वो प्राइमरी जो फोकस जो होता है। एक्चुअली इसलिए मैंने पूछा कि मैंने जेडीयू के बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है, बहुत सारे लोगों से बातचीत मेरी हुई है। उनका कहना था कि नीतीश जी ने ये किया है, वो किया, अच्छी बात है, बट ये मुद्दा छोड़ना भी तो एक। नहीं, देखिए, ये मुद्दा छूटा हुआ नहीं है। नगर विकास का आपको भी पता होगा कि एक अलग से विभाग है, ठीक है। हमारे मंत्री भी सुरेश प्रसाद जी रहे हैं, और उनका जो फंड आता है, जो सफाई की के लिए फंड आता है, या कूड़ा कुचरे का एक प्रबंध जो होना चाहिए उसके लिए फंड आता है, तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं ढिलाई हुई होगी, इस कारण से ये काम नहीं हुआ। फंड तो आ रहा है लेकिन वो प्रॉपर मैनेज नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, 15 इयर्स कंटिन्यू सरकार चल रही है। नहीं, बिल्कुल। तो 15 ईयर्स में, फॉर लास्ट 10 ईयर्स यू आर सीइंग दैट इन मधेपुरा, ये आरजेडी के विधायक चंद्रशेखर जी हैं। निश्चित रूप से जो फाइलें होती है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, विधायक होता है, 3-3.5 लाख का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो। तो निश्चित रूप से उनकी एक जिम्मेदारी होती है। और अगर ऐसे मुद्दे हैं, मान लीजिए कि फंड आ रहे हैं, नाले का काम नहीं हो रहा है, तो उनका काम होता है, कोई भी विधायक का काम होता है कि विधानसभा में अपनी बात को रखें, इस चीज़ को पास कराएं, वहाँ क्या प्रॉब्लम है, या उससे संबंधित जो विभाग के मंत्री हैं उनसे सवाल पूछें कि मधेपुरा में ये काम नहीं हो रहा है, इस पर क्या क्या कार्रवाई हुई है। लेकिन निश्चित रूप से ना कोई सवाल, ना कोई पूछताछ, ना कोई लगाव। निखिल जी, एक सेकंड यहाँ और रुकना चाहूंगी। यहाँ पे ऐसे विधायक जिनको यही नहीं पता कि फंड आता है और कहाँ यूज करना है, कैसे करना है। निश्चित रूप से 10 साल, मुझे तो हैरानी होती है, वो सिर्फ विधायक नहीं रहे हैं, 1.5 साल वो मंत्री भी रहे हैं। और उनके कार्यकाल में जिस व्यक्ति को 10 साल मिला हो, और शहर, कोई मधेपुरा शहर आपने घूमा होगा, 1-1.5 किलोमीटर का शहर, गोल घूमेंगे खत्म हो जाए। अगर इसे भी आप अगर ठीक से मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपके कार्यशैली पे तो सवाल उठेगा ही। और ये सवाल मैं सिर्फ इसलिए नहीं उठा रहा कि मैं विपक्ष में हूँ या कैंडिडेट हूँ। कोई भी आम जनता से आप पूछेंगे तो ये बात कहेंगे ही कि यहाँ नाले में प्रॉब्लम है, यहाँ के कूड़े कचरे का प्रबंध, हाँ वो है, ये है। स्मेल, बहुत सारा गंदा कचरा, लोग बीमार पड़ रहे हैं, हम लोग को 10 मिनट निकलने में दिक्कत हो जाती है। स्टिल आप सोच सकते हैं वहाँ पे रह रहे लोगों का क्या हाल होता होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये जिम्मेदारी से भाग के, मैंने कई बार उनका इंटरव्यू देखा है कि वो कह दिया करते हैं, जब ऐसे सवाल उनसे पूछा जाता है। मैं पूछूंगी जरूर, लेकिन आपकी तरफ से। नहीं, ठीक है। जब चंद्रशेखर जी से पूछा जाता है, जब ऐसे सवाल उनसे पूछा जाता है, मैं पूछूंगी जरूर, लेकिन आपकी तरफ से। नहीं, ठीक है। जब चंद्रशेखर जी से पूछा जाता है तो वो डायरेक्टली बोल देते हैं, क्योंकि मैं विपक्ष का विधायक हूं तो मेरा कोई सुनता नहीं। मेरा बहुत क्लियर कट है, आपने कई दफ़े ये बात कहा है कि मेरा कोई सुनता नहीं है। जब आपका कोई सुनता नहीं है तो मुझे लगता है कि आपको विधायक बने रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप 3-3.5 लाख लोगों को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनके समस्याओं के लिए ही आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ सुख सुविधा के लिए आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से या तो आप काम कीजिए या गद्दी छोड़िए।
बिल्कुल खुले तौर पर आपने बात की, लेकिन ये जो सवाल है ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जैसे अभी विपक्ष में, जैसे अगर सरकार नीतीश जी की है तो उसमें जो बीजेपी, सॉरी आई मीन जिनकी सरकार नहीं, विपक्ष के जो लोग हैं उनका अक्सर ये होता है कि हमें तो फंड नहीं आता, हम तो विपक्ष में हैं, हमें सरकार उस तरह से बजट नहीं देती है। इस सवाल पर आपने बोल दिया मेरे हिसाब से आंसर, कुछ और। देखिए, फंड जो होता है, फंड फिक्स होता है, सभी जिले के लिए बराबर होता है, सभी जगह के लिए बराबर होता है, नगर निगम हो या नगर परिषद हो, सबके लिए अलॉट रहता है। उस फंड को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, उस फंड को जो ड्यूरेशन होता है उसमें कब तक आप यूटिलाइज कर, कई दफ़े ऐसा होता है कि आपने काम ही नहीं किया तो वो फंड वापस हो जाता है। तो ये मॉनिटर करना तो यहाँ के जनप्रतिनिधि का काम है, तो निश्चित रूप से वो नहीं करते हैं तो काम नहीं हो रहा है। ओके, बहुत आई मीन बहुत सेटिस्फाई करने वाले आपने आंसर दिए हैं। मतलब वैसे बहुत लोगों से मैंने बात की, बट अक्सर वो कुछ लोग टाल मटोल कर देते हैं, तो ये मैं कह सकती हूँ दावे से कि प्रवक्ता तो आप बहुत अच्छे हैं ही, और उम्मीद है आप एक अच्छे युवा के साथ अच्छे नेता भी बने। तो आप सोचिए समझिए और ऐसे इंसान को वोट दीजिए जो आपका भला चाहता हो। मिलते हैं किसी और जगह, किसी और नेता के साथ, किसी और जुमले और वादों के साथ। तो मिलते रहिए, देखते रहिए विशेष प्रश्न। नमस्कार।